इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 11th हॉर्नबिल का प्रोज लेसन 1 पार्ट 1। ये नया सिलेबस आपका जो आया है उससे ये रिलेटेड है। अगर आपको ग्रामर की वीडियोस चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ग्रामर की वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग सबसे पहले, फिर बात करेंगे हिंदी अनुवाद की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी अनुवाद पर जाना है तो वीडियो की डिटेल में जाएंगे, वहाँ पर मैं लिंक दिया हूँ हर टाइम का, वहाँ जाकर दे सकते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है एवरीबडीज। इसका मतलब होता है हर किसी के, बोलते हैं ना हर किसी की मम्मी पापा होते हैं। एवरीबडीज हैज़ मदर एंड फादर। वैसे रिंकल्ड, झुर्रियों से भरी हुई, मतलब एक रिंकल होता है झुर्रियाँ, और रिंकल्ड मतलब जिसके पर झुर्रियाँ पड़ी हों काफ़ी दिनों से, उसको बोलते हैं रिंकल्ड फेस। वंस मतलब एक बार। सेड मतलब कोई बात आपने कह दिया, कहा वो। यंग मतलब युवा। यंग मतलब क्या होता है? युवा। प्रीटी मतलब होता है एक तरीके से सुंदर। हार्ड मतलब कठिन। बिलीव मतलब विश्वास करना। होता है ना कि हमें बिलीव करो, विश्वास करो, हम अच्छा नंबर पाएंगे, हम मेहनत करेंगे। तो बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र। तो चित्र बना होता है, लोगों का अलग अलग चित्र बना होता है ना, उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। पहले फोटो को पोर्ट्रेट कहते थे लोग। हंग मतलब लटका हुआ। हैंग का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। मेंटल पीस, मेंटल पीस मतलब लकड़ी की बनावट का, अर्थात लकड़ी का बना हुआ जो अलमारी होता है उसके ऊपर, मतलब उस अलमारी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेंटल पीस। वोर मतलब पहना, वियर का सेकंड फॉर्म। टर्बन मतलब पकड़ी, आपको पता ही है पकड़ी। लूज फीट मतलब ढीले ढीले कपड़े लोग पहनते हैं ना वो। एटलीस्ट मतलब बोल कम से कम मेरे घर तो आ जाओ तो एटलीस्ट। शॉर्ट ऑफ, के जैसा, बोलते हैं ना इसके जैसा बन जाओ, सॉर्ट ऑफ हिम, उसे बोलते हैं। इफ मतलब यदि तुम मेरे घर आओगे तो हम चलेंगे, तो हम इफ लगाते हैं। लॉट्स ऑफ मतलब बहुत से। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, या बोलते हैं ना लगभग मेरा काम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट आई हैव डन माई होमवर्क। वैसे रिवॉल्टिंग बहुत ही खराब, बहुत ही घिनौना, घिनौना या खराब बोल सकते हो। ऑफ्टेन या ऑफन, ऑफन ज़्यादा अच्छा है। ऑफन मतलब होता है प्रायः। यूज टू मतलब हुआ करते थे, कोई काम आप पहले किया करते थे तो हम बोलते हैं यूज टू। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, कि कोई चीज़ आपको प्रतीत हुई तो बोलते हैं सीम्ड। क्वाइट मतलब काफ़ी। क्वाइट यंग, काफ़ी युवा हो तुम तो क्वाइट यंग बोलते हैं वैसे। अब्सर्ड, मूर्खता या बहुत ही गलत काम, उसको बोलते हैं अब्सर्ड। अनडिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब होता है किसी का सम्मान करना, और अनडिग्निफाइड मतलब किसी का अपमानजनक बात करना या अपमानजनक बातें। ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया, ट्रीट मतलब व्यवहार करना, ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया। फैबल मतलब जो कल्पित कथा होती है, जो कल्पना वाली कहानी होती है उसको हम फैबल कहते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब भविष्यदाता, जो भविष्य देता है या भविष्य बनाता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। बेंट मतलब झुका हुआ, मतलब एक तरफ झुका हुआ। और क्रिस क्रॉस मतलब काटना, जैसे हम एक्स बनाते हैं, एक्स काटा होता है ना एक दूसरे को, वैसे। सर्टेन मतलब निश्चित, मैं निश्चित हूं कि तुम फेल हो जाओगे मजाक कर रहा हूं, तो सर्टेन यूज करते हैं। नोन मतलब कोई चीज जाना जाता है। टेरिबली बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। टेरिबली एक्सीडेंट बोलते हैं ना। ग्रोन बड़े हुए या बड़े हो गए। स्टेड मतलब कहीं पे एक जगह आप रुके होते हो तो बोलते हैं स्टेड, मतलब रुक गया या रुका हुआ। हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब होता है लंगड़ाना, मतलब कि लंगड़ा कर चलना। स्पॉटलेस, स्पॉटलेस में जिसमें जो गंदगी ना हो, इसमें कोई दाग ना हो, अर्थात सफ़ेद। स्टूप मतलब किसी एक तरफ झुकाव या झुका हुआ, उसको स्टूप बोलते हैं। रेस्ट, रेस्ट मतलब आपको पता ही है कमर होता है, वेस्ट बोलते हैं ना कि कमर। बीट्स मतलब झुकाव, एक तरफ झुकाव है। बीट्स कई सारे मीनिंग हम देख चुके हैं। रोजरी मतलब माला, जो हम माला बुनते हैं उसको बोलते हैं। तो वो स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, जो मतलब होता है ना कि खाने बर्तन फैले हुए हैं, तो यूटेंसिल्स आर स्कैटर्ड। अनटाइटली मतलब ढीले रूप से। टाइटली मतलब होता है कसे रूप में, और अनटाइटली मतलब ढीले रूप से। पेल मतलब होता है पीले, ठीक है। पकड़ मतलब बूढ़े या झुर्रियों वाले, अर्थात बूढ़े लोग या झुर्रियों वाले लोग। कॉन्स्टेंटली लगातार, बार बार। इनऑडिबल बिना आवाज के, ऑडिबल मतलब होता है आवाज के, और इनऑडिबल मतलब बिना आवाज के। लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब भूदेश, भूमि का देश, अर्थात
एक सीधा दृश्य आपके मोबाइल में होता होगा, पोर्ट्रेट वे और लैंडस्केप। अब उसके लैंडस्केप आपका सीधा और पोर्ट्रेट मतलब चौड़ा होता है वो। एक्सपेंस मतलब फैला हुआ। सेरेनिटी मतलब शांति। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, यहाँ आपको सांस लेने में आसानी हो, ब्रीथिंग पीस बोलते हैं, है ना। ब्रीथिंग पीस दोनों साथ आएगा, बुक में दोनों साथ आएगा, यहाँ अलग अलग है। पीस मतलब शांति। कंटेनमेंट मतलब जहाँ आपको संतोष मिले, वो कंटेनमेंट कहलाता है। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें ये सब वर्ड आएंगे। हो सकता है इसमें कई सारे वर्ड आपको आते हों, कई सारे नहीं आते हैं। जो नहीं आते उसको जरूर नोट कर लें। क्लियर है। अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन पे। बुक है तो बुक खोल लीजिए। एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे माई ग्रैंड मदर से लेके कंटेनमेंट तक का जो पैराग्राफ है वो डिस्कस करेंगे, और ऊपर जो होता है अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी, वो हम पढ़ेंगे। क्लियर है। बुक है तो बुक खोल लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है पहला लेसन जो आपका नया सिलेबस आया उसके हिसाब से, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह एक राइटर थे पंजाब के, उन्होंने ये लिखा है। ठीक है। ये स्टोरी है एक दादी की और एक पोते की। तो पोता जो होता है, यानी कि जो लड़का होता है राइटर जिसने ये कहानी बताई है, वो अपने दादी के बारे में एक पोर्ट्रेट एक बता रहा है कि वो ऐसी थी। ठीक है। तो ये स्टोरी है। अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर हमें जो मेन चीज़ जाननी है वो हम जानेंगे। हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यहाँ तक पूरी जान लेते हैं, कोई बात नहीं है। लिखा है खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह खुद एक नरेटर हैं, एक व्याख्यान है जो व्याख्या करते हैं, जो बताते हैं। ही वॉज बोर्न इन हडली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। इनका जन्म हुआ था हडली में, जो पंजाब में है, 2 फरवरी को 1915। हिज पेरेंट लेफ्ट हिम। जिनके माता पिता थे ने उन्हें छोड़ दिया, विथ हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वो मतलब कि जो मम्मी पापा जब शहर चले गए तो उसको दादी के, किसको, राइटर को दादी के पास छोड़ दिया। ही वॉज एन रीओन्ड ऑथर। वो बहुत ज़्यादा रीओन्ड मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, बहुत नाम वाले राइटर थे। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट यानी कि संपादक थे बोल सकते हैं, या पत्रकार थे। पॉलिटिशियन और नेता भी थे, एंड लॉयर और वकील भी थे। ही बिगेन हिज राइटिंग इन 1956। उन्होंने जो राइटिंग अपनी लिखनी स्टार्ट की वो 1956 में। व्हेन ही रोड द नॉवेल। जब उन्होंने नॉवेल लिखा, एक उपन्यास लिखा, द ट्रेन टू पाकिस्तान। उस समय आज़ाद हुई थी, इंडिया आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। तो उसी समय, उससे कुछ ही साल बाद, 5, 6, 7, 10 मतलब एक तरीके से 8-9 साल बाद ये ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने नॉवेल लिखी। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन। उन्होंने स्वर्ग के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया ऑन 20 मार्च 2014। 20 मार्च 2014 को, मतलब अभी कुछ 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले ही इनकी डेथ हुई है। अबाउट द ऑथर। तो अबाउट द ऑथर का समझ रहे हैं, वो गांव से है, अपनी दादी के साथ रहे थे वो, और इन्होंने नॉवेल लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अबाउट द ऑथर, क्योंकि ऑथर का विचार कैसा, ऑथर कैसे रहा है, ठीक वैसे ही वो अपने जो नॉर्मली जो भी एसे या जो पोएम या जो भी लिखता है उसके हिसाब से लिखता है। क्लियर। हम चलते हैं अबाउट द लेसन। तो अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। प्लीज़ कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब अ ग्राफिक मैन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। मतलब ये जो कहानी है वो खुशवंत सिंह खुद लिखे हैं, वो खुद नरेटर है इस कहानी के, उन्होंने ही अभी अपनी बात कही है। खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स, खुशवंत सिंह बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक तरीके से व्याख्यान करते हैं, अ ग्राफिक पेन पिक्चर। ग्राफिक पेन पिक्चर कहने का मतलब है कि जैसे हम नहीं होता है कि अपने किसी करीबी का चेहरा एकदम याद कर लेते हैं कि ये ऐसा था। कोई पूछता है, बताओ तुम्हारी दादी कैसी थी, तो आप बताने लगते हो मेरी दादी ऐसी थी, ये करती थी, वो करती थी, है ना। तो
वो आपके दिमाग में वो चेहरा बैठ जाता है। वैसे खुशवंत सिंह भी डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ग्रैंड मदर को एक ग्राफिक वे में, एक पिक्चर मतलब एक चित्र के हिसाब से उसको व्याख्यान कर रहे हैं। सेकेंड लाइन लिखा है, ही एंड हिज ग्रैंड मदर, वह और उनकी दादी, लिव्ड इन देयर विलेज, वह उनके गांव में रहती थी। होम मतलब गांव में जो होम था वहाँ रहती थी, घर। When he was a small child, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनकी दादी और वो गांव में रहते थे। She was a religious lady, वह धार्मिक लेडी थी, अर्थात वो धर्म को मानती थी और वो पूजा पाठ करती थी। She always would move her lips in a silent prayer, वो हमेशा क्या करती थी, अपने लिप्स को हल्का हल्का हिलाती थी। मूव मतलब होता है वही हिलाना। इन अ साइलेंट प्रेयर, बहुत ही शांति से वो प्रार्थना, कई लोग तो मन में प्रार्थना करते हैं, तो वैसे ही इनकी दादी खुशवंत सिंह की दादी थी, वो भी प्रेयर करती थी मन ही मन में। शी डाइड, वो मर गई। विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स, है ना, दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वो अपने जुबा पर प्रार्थना करते हुए, लिप्स पर प्रार्थना करते हुए मर गई। एंड रोजरी इन हर हैंड, और उनके हाथ में रोजरी यानी माला उनके हाथ में था और वो प्रार्थना कर रही थी, तभी वो मर गई। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी। चलिए हम पढ़ते हैं इस स्टोरी में प्यार, डिवोशन मतलब भक्ति और इमोशन मतलब एक तरीके से भावनाएं, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। तो अबाउट द लेसन में यही है कि खुशवंत सिंह गांव में रहते हैं अपने दादी के साथ। उनकी दादी रिलीजियस यानी धार्मिक महिला थी, वो हमेशा पूजा पाठ करती थी, प्रार्थना करती थी, और उनकी मृत्यु भी ऐसी हुई। वो प्रार्थना करे तभी उनकी मृत्यु हुई, और उनके हाथ में माला था। ठीक लिखा है, बिफोर यू रीड, ये पढ़ते हैं हम। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट एंड फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये आपको खुद निकालना है। ये जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम लोग, तब हर एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हर एक पार्ट में, तो ये सब कहीं ना कहीं ये लाइन आएंगी। तो मैं लाइन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहला है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। दूसरा है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। थर्ड है, अ टर्निंग पॉइंट। फोर्थ, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिनेशन होगा, रेजिनेशन पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद है फिफ्थ, अ वेरिटेबल बोलते हैं इसको, वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग। फ्रिवलस, ये बहुत हार्ड आपको लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा। फ्रिवलस रिबक्स, द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिटेड ड्रम। ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं मेन द टेक्स्ट। क्या लिखा द टेक्स्ट में? पहला पैराग्राफ पढ़ लें। पहले हम इंग्लिश वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको हिंदी में समझेंगे। फिर इसके बाद हिंदी वाला पैराग्राफ भी आपको यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा होगा, हिंदी वाला पैराग्राफ भी पढ़ेंगे। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना दिख रही हों साफ साफ, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखें, और साथ में बुक हो तो प्लीज़ बुक जरूर खोल लें। हो सकता है आपको पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी ना मिले शायद, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ जाके बुक है तो बुक खोल कर ये पढ़ें, ज़्यादा आसानी होगा। पहला, माई ग्रैंडफादर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। वह क्या थे, वो जैसे दूसरे की दादी माँ होती हैं, सबकी दादी माँ होती है, वैसे मेरी दादी माँ थी। वॉज एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी। क्लियर हो यहाँ तक? शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। उनके वो बूढ़ी हो गई थी और रिंकल, और उनके चेहरों पे रिंकल यानी झुर्रियाँ हो गई थी। फॉर द 20 ईयर्स, 20 साल से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, अर्थात वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जान रहा हूँ तब से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लगभग 20 साल से, ये मतलब है। अर्थात कोई बूढ़ा होता है, जैसे 60-65 साल का होता है, तब झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, और वो बोल रहा 20 साल से देख रहा है, अर्थात उनकी दादी 80-90 के साल की होंगी। लिखा है, पीपल सेड दैट, पीपल कहते हैं, शी हैड वंस बीन यंग, वो एक समय युवा हुआ करती थी, एंड प्रिटी, और खूबसूरत होती थी। कौन? लेखक की दादी माँ। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके हस्बैंड हुआ करते थे, अर्थात उनके पति भी हुआ करते थे, है ना। यहाँ बट लिखा है, यहाँ यू मिट गया है, वहाँ बट होगा। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर यह विश्वास करना बहुत ही कठिन था। हार्ड टू बिलीव मतलब होता है कठिन होना, कोई विश्वास करना कठिन होना। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेड, मेरे दादा का जो चित्र था तो जो फोटो था, उस समय जो फोटो होती थी वैसी फोटो, ठीक है, आजकल वाली नहीं। तो
माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे पिताजी का मतलब दादाजी का जो चित्र था, हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मतलब होता है जहाँ पे सब बैठते हैं, आंगन वाला रूम जहाँ सब मेहमान आते हैं, ठीक है, वो कॉमन रूम जिसे बोलते हैं। तो उस रूम में, कॉमन रूम जो होता है वो उसमें मेंटल पीस अर्थात जो अलमारी नहीं होती है, अलमारी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे आप कभी देखो अपने घर में आपके अलमारी होगा, अलमारी के ऊपर थोड़ा जगह होगा, तो वही लिखा है कि जो उनके दादाजी का वो पोर्ट्रेट था, वो जो फोटो था, एक तरीके से इमेज था, वो उसी अलमारी के ऊपर वाले, अबव द मेंटल पीस, वही अलमारी के ऊपर वाले हिस्से पर लटका हुआ था। हंग मतलब लटका हुआ। इन द ड्राइंग रूम, कॉमन रूम में जहाँ सब लोग आते जाते हैं, मेहमान आते जाते हैं, उसको। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं चौथी लाइन का आखिरी वाला पॉइंट। ही वोर अ बिग टर्बन, वोर मतलब पहना, वियर का सेकेंड फॉर्म है। उन्होंने पहना था बड़ा टर्बन, बड़ी पगड़ी उन्होंने पहनी थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और जो उस चित्र में दिख रहा था, उस चित्र के हिसाब से उन्होंने पगड़ी पहनी थी और लूज फिटिंग क्लोथ, और जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो लूज फिटिंग अर्थात ढीले कपड़े थे। फिर पढ़ रहे हैं आगे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी बड़ी और बूढ़ी, सॉरी बूढ़ी नहीं, सफ़ेद, बूढ़ी में बोल दिया, सफ़ेद जो दाढ़ी थी, बियर्ड मतलब दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो उनकी चेस्ट, जो उनका छाती था, उनका जो छाती अर्थात छाती का जो सबसे बेहतर जगह था, अर्थात कहने का मतलब राइटर ये कहना चाह रहे हैं, जो छाती था वो इतने लंबे लंबे सफ़ेद सफ़ेद बाल थे कि वो छाती तक आ रहे थे और छाती को वो ढके हुए थे। राइटर ये कहना चाह रहे हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और ऐसा लग रहा था वो कम से कम 100 साल के होंगे। वो जो जिनका फोटो लगा था वो दादाजी का, वो लगभग कितने साल के होंगे? 100 साल के होंगे, ये राइटर को लग रहा था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ, अभी हम देखेंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ, वो प्रतीत नहीं हो रहे थे, लुक मतलब होता है दिखना, वो नहीं दिख रहे थे, वो प्रतीत नहीं हो रहे थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो उस व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे। सॉर्ट ऑफ मतलब होता है की तरह या की जैसा, तो उस व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे। हु वुड हैव, जिसकी होती या होता, जिसकी होती वाइफ और चिल्ड्रेन, ऐसा नहीं लग रहा था। राइटर कहते हैं उनके चेहरे को देखकर, उनके फोटो को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई वाइफ या चिल्ड्रेन होंगे, बच्चे होंगे, है ना। हो सकता है ये वाली लाइन, ये वाला आपको थोड़ा परेशान करे, उसके लिए सॉरी। ये वाला क्योंकि मुझे पता है हल्का हल्का धुंधला दिख रहा होगा। लिखा है वाइफ और चिल्ड्रेन, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उनके कोई बच्चे या पत्नी होंगी। ही लुक्ड एज, वो ऐसा प्रतीत होते थे, इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ इफ मतलब है की, इफ मतलब यदि भी होता है, इफ मतलब की भी होता है। तो लिखा है ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा प्रतीत होता था क्योंकि बीवी बच्चे नहीं, उनके पोते और ढेर सारे उनके पोते पोतियाँ होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके चेहरे को देखकर, उनके फोटो को देखकर राइटर को। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, अगर वो कल्पना कर रहे हैं राइटर कि जब मेरी दादी युवा होंगी और सुंदर होंगी। लिखा है एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अपनी दादी को युवा और खूबसूरत कल्पना करना और दादाजी को कल्पना करना, तो ये दोनों लोग को जब वो कल्पना कर रहे थे तो वो मैच नहीं कर रहे थे, एक पति पत्नी की तरह मैच नहीं कर रहे थे। तो फिर वही आगे लिखा है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और ये जो विचार वो कर रहे थे, ये विचार ही बहुत घिनौना था, बहुत ख़राब लगता था कि वो थोड़े ज़्यादा उम्र के लग रहे थे और इनकी दादी थोड़ी कम उम्र की लग रही थी। तो वो सोच कर ही जो राइटर थे वो थोड़े क्या हो रहे थे, वो उनको बड़ा विचार जो बहुत ख़राब लग रहा था। क्लियर है। अब आगे लिखा है थर्ड लाइन। शी ऑफन टोल्ड अस, वो प्रायः बोलती थी, हमें बोलती थी, अर्थात जितने बच्चे होंगे घर में उनको। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वो प्रायः मतलब हमेशा, वो लगभग हमेशा हमसे कहती थी। द गेम्स, वो खेल, शी यूज टू प्ले, वो खेला मतलब वो हमेशा हमसे कहती थी कि वो बचपन में कौन सी गेम खेलती थी, वो हमेशा हम लोग से कहती थी। क्लियर हो गया। आगे लिखा है, लास्ट की 2 लाइन पढ़ रहा हूँ जो अंडरलाइन हुआ है।
दैट सीम्स क्वाइट ऑब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। ये बहुत ही ऑब्सर्ड, बहुत ही भद्दा, बहुत ही खराब है ना। सीम्ड, सीम मतलब होता है प्रतीत होना, क्वाइट मतलब लगभग है या काफ़ी। तो ये बड़ा भद्दा और अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब बड़ा अपमानजनक। तो ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, यानी कि दैट सीम्स क्वाइट ऑब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। जब ये सब बातें करती थी तो बड़ा ही ऑब्सर्ड लगता था, बड़ा ही खराब लगता था और बहुत अनडिग्निफाइड लगता था। ठीक, क्लियर हुआ। उस जमाने में एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, और हम उसको जब वो कहती थी तो बताती थी कि मैंने ये किया वो किया, तो बोलती हैं अरे मैंने वो गलत किया, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग कहानी बताते हैं अरे मैंने वो गलत काम किया था, मैंने वो गलत काम किया था। तो वो सब ये सब जब बताती तो उनको ये सब बहुत ख़राब लगता था। फिर आगे लिखा है कि एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल ऑफ द प्रॉफिट, और हम जो कहानियाँ जो बताती थी तो हम ऐसा मान लेते थे कि ऐसा कोई प्रॉफिट मतलब नॉर्मली आपको पता है भविष्य दिखाने वाला, लेकिन प्रॉफिट मतलब एक और मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रॉफिट मतलब होता है जो आपको आगे ले जाए, यानी कि जो आपको धर्म के बारे में बताए या आपको आगे ले जाए, गाइड करे। तो पहले के लोग को प्रॉफिट कहा जाता था, जो क्या कहते हैं बातों को आगे ले जाते थे, अर्थात पैगंबर। याद है आपको पैगंबर, जो आपकी मुस्लिम कमेटी होती है उसमें पैगंबर होते हैं, प्रॉफिट थे बहुत महान। ठीक है, तो वही लिखा है ये लाइन, इसलिए मैं आपको ये कहानी पूरी बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइन में क्लियर हो जाएगा। वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। तो हम जब वो कहानी बताती तो हम धर्म गुरुओं की कहानी मानकर, धर्म गुरुओं कथाएं मानकर चलते थे कि भाई ये धर्म गुरुओं कथाएं, जैसे धर्म गुरुओं कथाएं लोग मानते हैं, विश्वास कर लेते हैं, ठीक वैसे ही हम दादी की बातों का विश्वास कर लेते थे। हिंदी अनुवाद। मेरी दादी, अब मुझे पता आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ हिंदी सुनाई दे। मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष में जब से मैंने उन्हें देखा था, वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि वह कभी युवती तथा सुंदर थी तथा उनके पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादा का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था, वही जो मैं कह रहा हूँ अलमारी के ऊपर। उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था तथा कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्नी या तथा बच्चे हों, वे तो ऐसे लगते थे कि केवल बहुत से पोते पोतियां हों, मतलब उनके दादा लगते थे ना वो। यहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है, वह घृणात्मक विचार की थी। मतलब ये जो विचार कर रहा था ये बहुत ही खराब विचार था, बहुत ही भद्दा विचार था, ये जो राइटर सोच रहे थे। वे हमें बताते थे कि बचपन में वे क्या खेल खेलती थी। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था। जब ये कहानी बताती थी उनको बड़ा अजीब लगता था, बड़ा खराब लगता था, तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थी कि भाई धर्मगुरु ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वैसा ही हम उन्हें मानते थे। अर्थात बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो धार्मिक महिला थी तो वो धर्मगुरुओं का सम्मान करती थी। तो वैसे ही जो बच्चे थे, जो पोते थे, अर्थात जो राइटर थे, वो भी सम्मान करते थे अपनी दादी की। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ। यहीं तक हमें पढ़ना है, कंटेनमेंट तक। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। वो हमेशा से छोटी थी, एंड फैट और मोटी थी। छोटी मतलब वही थोड़ी कम हाइट की, तो वो हमेशा से छोटी थी और फैट और मोटी थी। एंड स्लाइटली ब्लेंड, और मतलब कुछ झुकी हुई, जैसे बूढ़े आप देखते हो, बूढ़े जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, छोले झुके होते हैं, तो वैसे ही ये भी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड। जो उनका चेहरा था वो झुर्रियों से कटे हुए थे। अर्थात आप किसी बूढ़ी औरत को देखो, किसी बूढ़े दादा दादी को देखो, तो आप जिनकी उम्र 80 के पार हो गई है, देखते हो जो झुर्रियाँ होती हैं एक दूसरे को काट रही होती हैं उनके गालों पर।
तो वही लिखा है, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। जो उनका चेहरा था वो ऐसा लगता था जैसे कोई क्रिस क्रॉस हो गया, मतलब कि हर जगह से क्या था, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दूसरी लाइन, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम जानते थे कि वो निश्चित मतलब वैसी ही हैं जब से हम जान रहे हैं, अर्थात जब से, जैसा पहले पैराग्राफ में देखा, वो 20 साल से एक जैसी दिखती थी। तो वही यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते हैं ठीक वैसा ही वो 20 साल से दिख रही थी, हम निश्चित थे। अर्थात 20 साल से उनकी जो उम्र थी वो रुक गई थी, ऐसा राइटर कह रहे हैं। ऐसा लगता था कि उनकी उम्र रुक गई है और वो वैसे ही दिखती थी। तीसरी लाइन, ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। ठीक है, कि वो इतनी बूढ़ी हो गई कि अब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। बोलते हैं ना, एक बूढ़े होने का भी हद होता है, उसके बाद लोग और बूढ़े नहीं होते हैं, उतने बूढ़े ही रहते हैं, बस उम्र बढ़ती रहती है। ठीक वही लिखा है, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी और बहुत ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, इसीलिए वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो उसी एज में, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि वो एक ही एज में 20 साल से हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, ऐसा बच्चे मतलब राइटर सोच रहे हैं कि वो कभी भी प्रीटी नहीं थी। जब से जो राइटर है वो अपने दादी को जानना स्टार्ट की हैं, तब से कभी वो प्रीटी अर्थात सुंदर नहीं थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा सुंदर थी। ठीक है, प्रीटी मतलब होता है बहुत अच्छा दिखना, और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। तो वो हमेशा से, वो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि वो कभी नहीं प्रीटी थी जब से वो जान रहे हैं अपनी दादी को, पर वो खूबसूरत थी। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा है, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। देखिए क्या है, आपको समझा रहा हूँ। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो लंगड़ा कर, अर्थात हॉबल मतलब होता है लंगड़ाना, लंगड़ा कर चलना, तो वो लंगड़ा कर अब घर में चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग, वो जो घर होता था वो एकदम साफ होता था, सफ़ेद रंग का एकदम उनका घर होता था, एकदम साफ सा था, तो वो उस पर वो लंगड़ा कर चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ जो उनका होता था वो कमर पे, जैसे आप बूढ़े लोग को देखते हो एक हाथ उनकी कमर पे होता है, ठीक है, वैसे ही जो ये थी उनका भी एक हाथ उनके कमर पर था। ठीक है, कमर पर आराम कर रहा था, अर्थात कमर पर था। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनके कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनके जो झुकाव था वो झुक जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाती है तो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती है तो आप झुकने लगते हो, है ना। तो अपने रीढ़ की हड्डी जो झुकती हैं उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपना कमर पर रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बीट्स, और जो दूसरा होता था वो क्या होता था, वो टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, वो एक तरीके से रोजरी मतलब होता माला, माला जो हाथ में लेकर लोग, बूढ़े लोग लेके नहीं बुनते रहते हैं, हमेशा हाथ हिलाते रहते हैं, तो वो जो दूसरा हाथ था वो क्या बताता था, वो बताता था कि भाई उनके हाथ में दूसरे, पहले एक हाथ में तो वो कमर पकड़ी हुई हैं और दूसरे हाथ में वो माला पकड़ी हुई हैं जो थोड़ा झुका हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक। हर सिल्वर लॉक वर स्कैटर्ड, सिल्वर लॉक मतलब होता है वो जो चोटी बांधते हैं उसको बोलते हैं। हर सिल्वर लॉक, जो उनका जो सिल्वर मतलब सफ़ेद चांदी जैसा, अर्थात बूढ़े लोग हो जाते हैं उनका सफ़ेद बाल हो जाता है ना, तो वही हर सिल्वर लॉक, जो उनका सफ़ेद लॉक था, अर्थात जो सफ़ेद चोटी थी, स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल, है ना, जो उनकी मतलब जो बूढ़ी बार बूढ़ी हो गई थी, इसलिए जो वो चोटी बांधती थी वो हमेशा फैल जाती थी। स्कैटर्ड अनटाइटली, वो बहुत ही ढीले रूप से वो बना होता था और इसलिए वो हमेशा वो जो उनकी चोटी होती थी वो फैल जाती थी। जैसे होता है ना, हम सब औरत लोग चोटी बांधती हैं, तो वो भी चोटी बांधती थी लेकिन वो चोटी वो फैल जाती थी। पकड़ लिखा है, पकड़ फेस, और जो उनका वो पकड़ फेस मतलब वही मुरझाया हुआ चेहरा या
झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, तो वो जो झुर्रियों से भरा हुआ उनका चेहरा होता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और जो उनका जो लिप्स था, जो उनके होठ थे, वो हमेशा मूव करते रहते, हिलते रहते थे इन इनऑडिबल प्रेयर, बिना आवाज़ वाले प्रार्थना में। वो हमेशा उनके हाथ, उनके मुंह चलता रहता था, उनके एक हाथ कमर पर, एक हाथ माला लिए रहता था, उनका जो चोटी होता था वो थोड़ा ढीला होता था, वो खुला रहता था। क्लियर हो गया। उनका जो चेहरा होता था वो पकड़ यानी कि झिर्रियों से भरा होता था। वो जो उनके जो लिप्स थे, जो होठ थे, वो हमेशा बिना आवाज़ वाले प्रार्थना में लगा रहता था लगातार। क्लियर होगा यहाँ तक। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह ठंडियों में, जैसे ठंडियों में ज़मीन होती है ना, वैसे पहाड़ों पर, उस पहाड़ पर ठंडी ज़मीन की तरह दिखती थी, अर्थात सिकड़ी हुई दिखती थी। जैसे आप किसी का चेहरा देखो, बूढ़े लोग का तो सिकड़ा हुआ रहता है, तो वही राइटर कह रहे हैं कि ठंडी में जैसे हम लोग सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो पहाड़ों में जो ठंडियों में जो सिकुड़ा आती है, वैसा वो प्रतीत होती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। क्या लिखा है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक फैलाव, एक्सपेंस मतलब होता है फैलाव, एक फैलाव दिखता था प्योर वाइट सेरेनिटी, पूरी तरीके से सफ़ेद चादर की तरह, सफ़ेद चादर की तरह उनका जो पूरा शरीर था वो ऐसा लगता था कि एक सफ़ेद चादर की तरह, पीछे से बहुत शांत है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहाँ पर जिस जगह पर वो शांति से और संतोष का वातावरण बनाकर रहती हैं, यानी कि जो उनको अगर आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई पहाड़, ठंडी मतलब कि ठंड में जैसे पहाड़ होता है एकदम सफ़ेद चादर की तरह, वैसा वो लगती थी। और ऐसा लगता था कि वो प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब कि एकदम प्योर साफ स्वच्छ, साफ एकदम वो दिखती थी। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहाँ पर आपको शांति मिले। ब्रीथिंग पीस मतलब जहाँ आपको प्योर शांति, पूरी शांति मिले, और कंटेनमेंट और आपको संतोष मिले, ऐसा लगता था उनको देखकर। क्लियर है। हिंदी अनुवाद, उनके बाल को यहाँ बर्फ़ से डिनोट किया गया है कि जैसे पहाड़ पर बर्फ़ गिरा होता तो सफ़ेद चादर की तरह लगता है, वैसे ही वो जो उनका सफ़ेद बाल था वो ऐसा प्रतीत होता था, और ऐसा लगता था कि कोई बहुत शांत जगह पर है। क्लियर हो गया। हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। वे सदैव से छोटी, मोटी तथा थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थीं। हम विश्वास करते हैं कि हमने जब से देखा है वे सदैव से ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, वह इतनी बूढ़ी थी कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, तथा 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुकी गई थी। वे कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, लेकिन वह सुंदर थीं। बड़ा अजीब है लेकिन है। वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर, जो उनका घर होता था सफ़ेद कपड़े पहनकर, वो ऊपर मैंने एक बात, थोड़ी गलती हो गई, ऊपर मैंने कहा था कि वो स्पॉटलेस, घर उनका स्पॉटलेस होता था, लेकिन नहीं, हिंदी अनुवाद में लिखा हुआ है कि उनका कपड़ा स्पॉटलेस होता था, उनका जो सफ़ेद कपड़ा होता था वो एकदम साफ होता था। क्लियर है। मैं बता दे रहा हूँ हम कहाँ पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं ये वाली लाइन पे, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूँ। अंडरलाइन नहीं हो रहा, उसके लिए सॉरी। अगर आप हिंदी अनुवाद देख रहे हो तो आप चौथी लाइन से देख सकते हो। वे घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ा कर चलती थी, अपने कुबड़ मतलब वही कमर का संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब कि वो कहीं गिर ना जाए, संतुलन बनाए रखने के लिए वो अपना एक हाथ कमर पर रखती थी। कुबड़ होता है ना पीठ का, जो कुबड़ निकल जाता है पीठ से। एक तो कई लोग का पीठ थोड़ा सा जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका पीठ थोड़ा सी वेप में हो जाता है, थोड़ा उड़ जाता है ना, सीधा नहीं होता, थोड़ा उड़ जाता है। तो वही है, अपना कमर को बैलेंस बनाने के लिए वो अपने कमर पर हाथ रखती थी। वह उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। हाँ, वे सुंदर थीं। वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य थीं, यानी जैसे कि आप कोई ज़मीन को देखते हो ठंडियों में, वैसा वो प्रतीत हो रही थी पहाड़ी ज़मीन को।
स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र, जैसे पहाड़ पे सफ़ेद चादर की तरह या सफ़ेद बर्फ की तरह जो सफ़ेद शांति से मौसम रहता है, वैसा ही वो प्रतीत होती थी। वैसा ही वो प्रतीत होती थी। क्या लिखा है? स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था, ऐसा वो प्रतीत होती थी। क्लियर हो गया? मुझे पता है एक दो जगह आपको डाउट हुआ होगा, कन्फ्यूज़न हुआ होगा मेरे समझाने पर, तो उसके लिए सॉरी। अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों को और चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो आपका स्टार्ट होगा 3rd पैराग्राफ से। इस तरह हम बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी होगा। ग्रामर की आपकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आपको ग्रामर की वीडियो पूछोगे तो मैं दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है? आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।